गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको 11th क्लास का बिजनेस का लेसन नंबर 11 स्टार्ट करा रहे हैं। लेसन का नाम है बहुराष्ट्रीय कंपनियां एवं संयुक्त साहस, यानी मल्टीनेशनल कंपनी क्या होती हैं और जॉइंट वेंचर क्या होता है, इसके बारे में बताएंगे। बहुराष्ट्रीय कंपनियां प्रतियोगिता में वृद्धि करने और घरेलू एकाधिकार को समाप्त करने में सहायक होती हैं। अर्थात जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो कंपटीशन क्रिएट करती हैं देश के अंदर, और साथ में जो देश के हमारे जो व्यापारी हैं जिनकी की किसी वस्तु के मामले में मोनोपोली है, मीन्स एक ही प्रोड्यूसर है किसी वस्तु का। जैसे मान लीजिए कि मोबाइल कंपनी केवल एक है देश में, अगर विदेशी कंपनी आएंगी तो कंपटीशन बढ़ेगा। दूसरा, विदेशी कंपनियों के आने से जो मोनोपोली है, मोनोपोली में एकाधिकार, एक का अधिकार, एक ही कंपनी जो मोबाइल का काम करती है उसकी मोनोपोली पावर कमज़ोर हो जाती है। मीन्स वो लोगों से बहुत अधिक चार्ज नहीं कर सकता, बहुत महंगा उन्हें अपना प्रोडक्ट नहीं बेच सकता। बहुराष्ट्रीय कंपनियां, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है, ये ऐसी कंपनियां हैं जिनका व्यवसाय एक से अधिक देशों में फैला होता है। ये जो कंपनियां होती हैं इनका हेड ऑफिस तो एक देश में होता है, लेकिन ये विश्व के अनेक देशों में अपना बिजनेस करती हैं। हम दैनिक जीवन में अनेक ऐसी कंपनियों के नाम भी सुनते होंगे और उनके द्वारा निर्माण की गई वस्तुओं का प्रयोग भी करते हैं, जैसे रैनबैक्सी, विप्रो, टाटा मोटर, एशियन पेंट, मोजर बियर, कैडबरी चॉकलेट आती है, कोका कोला, पॉन्ड्स, सोनी, फिएट, सैमसंग, ये सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जो मल्टीनेशनल कंपनीज के द्वारा निर्मित होते हैं। आदि ऐसी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं जिनके द्वारा निर्माण की गई वस्तुएं प्राय सभी परिवारों में, यानी देश के सभी लोगों के द्वारा प्रयोग की जाती हैं। अब बात करते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती क्या हैं। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों का अभिप्राय ऐसी कंपनियों से है जिनका पंजीयन का मतलब यहाँ रजिस्ट्रेशन किसी एक देश में होता है, लेकिन वह माल जो है उत्पादन अपना वो और उसका विक्रय अनेक देशों में करती हैं। इन्हें ग्लोबल कॉरपोरेशन भी कहते हैं। कई बार ग्लोबल कॉरपोरेशन के नाम से भी ये क्वेश्चन आपके आ जाता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों की परिभाषाओं में सबसे पहली जो परिभाषा दी है वो है कि ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की एक परिभाषा है। बहुराष्ट्रीय उपक्रम मीन संस्थाएं, इनकी आवश्यकता प्रकृति इस बात में निहित है कि बहुराष्ट्रीय उपक्रमों का प्रबंधकीय कार्यालय एक देश में स्थित होता है, यानी इनका हेड ऑफिस जो है, हेड ऑफिस मुख्य कार्यालय एक देश में होता है, जिसे सुविधा के लिए गृह देश कहते हैं। जिस देश में इसका हेड ऑफिस होता है उसे होम कंट्री कहा जाता है, और इन उपक्रमों का व्यवसाय कई अन्य देशों में किया जाता है जिसे मेजबान देश कहते हैं। जैसे मान लीजिए अमेरिका की कोई कंपनी भारत में बिजनेस करती है तो भारत मेजबान देश है और अमेरिका की कंपनी है, इसलिए अमेरिका उसका गृह देश हो गया, होम कंट्री हो गई। बहुराष्ट्रीय कंपनियों की कुछ विशेषताएं आप देख रहे हैं। पहली जो विशेषता है केंद्रीय प्रबंध। केंद्रीय प्रबंध का मतलब है कि इनका जो प्रबंध है, मैनेजमेंट है, वो इनके हेड ऑफिस यानी गृह देश से ही होता है। एक बहुराष्ट्रीय कंपनी का मुख्य कार्यालय अपने देश में होता है, अपने गृह देश कह सकते हैं। यह कंपनी अपने व्यवसाय का फैलाव अन्य देशों में शाखाएं यानी ब्रांचेस खोलकर करती है। जैसे अमेरिका की अगर कोई कंपनी है तो वो विभिन्न देशों में अपनी ब्रांच खोल देगी और अपना बिजनेस करेगी। अन्य देशों में चलाए जा रहे व्यवसाय का प्रबंध मुख्य कार्यालय द्वारा ही किया जाता है। यानी भारत में अगर अमेरिका की किसी कंपनी की कोई ब्रांच है तो जो डायरेक्शंस मिलेंगी, जो भी निर्देश मिलेंगे, वो अमेरिका के हेड ऑफिस से ही मिलेंगे। सभी शाखाएं एवं सहायक कंपनियों को मुख्य कार्यालय द्वारा निर्धारित अर्थात तय की गई नीतियों का पालन करना होता है। सेकंड है विश्व स्तर पर फैलाव। बहुराष्ट्रीय कंपनियों का व्यवसाय अनेक देशों में फैला होता है। यह कंपनी मेजबान देश अर्थात जहां पर ये बिजनेस कर रही है उनकी स्थानीय दशाओं का पूरा लाभ उठाती है। जैसे हमारे यहाँ लेबर बहुत बड़ी मात्रा में है, तो विदेशी कंपनी यहाँ आकर हमारी लेबर का यूज करती है, जैसे रॉ मटेरियल, लेबर आदि का प्रयोग करना। तीसरा है उच्च क्वालिटी के उत्पाद। क्योंकि बहुराष्ट्रीय कंपनियों को विश्व स्तर पर प्रतियोगिता का सामना करना पड़ता है, क्योंकि अगर अमेरिका की कोई कंपनी आएगी तो उसे हमारे देश में जो प्रोडक्ट पहले से बन रहे हैं उनसे भी कम्पीट करना होगा,
इसलिए उन यानी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा निर्मित जो उत्पाद हैं उनकी क्वालिटी बहुत ही विशेष होती है, बहुत बेटर क्वालिटी की होगी है और वो क्वालिटी पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। बड़ा आकार, बहुराष्ट्रीय कंपनियों की संपत्तियां बहुत अधिक होती हैं, यानी इनकी असेट्स जो होती है बहुत ज़्यादा होती है। IBM की जो संपत्ति का कुल मूल्य $8 मिलियन है। इसी प्रकार एक अन्य कंपनी ITT की 70 देशों में लगभग 800 शाखाएं हैं। इसको ध्यान रखना है आपको। ITT की कितनी शाखाएं? 800 कितने देशों में? 70 देशों में। अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंच, अनेक उत्पादों, अच्छी क्वालिटी, बड़े स्तर पर अनुसंधान, बढ़िया विपणन, विपणन का मतलब है मार्केटिंग सुविधाओं आदि के कारण यह कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जल्दी ही अपनी पहचान बना लेती हैं। आप जानते हैं कि ये अनेक प्रकार के प्रोडक्ट बनाती हैं, प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत बेटर होती है, बड़े लेवल पर अनुसंधान मतलब रिसर्च का काम करती हैं, बढ़िया इनकी विपणन मार्केटिंग जो सुविधा है वो बहुत अच्छी हाई क्वालिटी की होती है। तो इनका वर्चस्व अर्थात इनका अधिकार एक देश में बहुत जल्दी बन जाता है। इसके बाद है विज्ञापन पर विशेष ध्यान। यह कंपनी विज्ञापन पर विशेष ध्यान देती है, यही इसकी सफलता का भी राज है। यानी एडवर्टाइजमेंट पर ये कंपनियां बहुत बड़ी मात्रा में धन व्यय करती हैं। अब बात करते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियों का मूल्यांकन। मूल्यांकन में दो चीजें हम पढ़ेंगे कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों का लाभ क्या है और हानि क्या है। जहां बहुराष्ट्रीय कंपनियों से एक देश को लाभ होता है और एकाधिकार जैसी जो गलत प्रवृत्तियां हैं वो समाप्त हो जाती हैं, वहीं पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों से हमें कुछ नुकसान भी होते हैं। वो लाभ और फायदे हम लाभ या फायदे और नुकसान हम पढ़ेंगे। पहला है बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लाभ। विदेशी विनियोग में वृद्धि। सभी देश ये चाहते हैं कि विदेशी पूंजी का विनियोग उनके देश में हो। हर देश ये चाहता है कि फॉरेन करेंसी उसके पास ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आए। इसका मुख्य उद्देश्य विदेशी मुद्रा प्राप्त करना होता है। और एक देश मान लीजिए भारत है, भारत अगर विदेशी कंपनी अपने यहाँ लाना चाहता था, उसका मेन मोटिव यही होता है कि जब विदेशी कंपनी भारत में आएगी तो वो फॉरेन करेंसी अपने साथ लेकर आएगी, जिसकी आवश्यकता। और फॉरेन करेंसी हमें क्यों चाहिए? हमें भी बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें विदेशों से मंगवाना पड़ता है, और जब विदेशों से मंगवाएंगे तो फॉरेन करेंसी में ही हम उनकी पेमेंट करते हैं। तो विदेशी मुद्रा की जरूरत हमें आयात करने के लिए होती है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों की स्थापना में स्थापना से विदेशी पूंजी अपने आप ही देश के अंदर आ जाती है। दूसरा, रोजगार में वृद्धि। बहुराष्ट्रीय कंपनियों की स्थापना से स्थानीय लोगों को रोजगार के अच्छे अवसर प्राप्त होते हैं, क्योंकि ये कंपनियां बड़े स्तर पर व्यवसाय करती हैं, इसलिए इनमें बहुत अधिक लोगों की भर्ती की जाती है, जिससे देश के लोगों को रोजगार प्राप्त होता है। इसके बाद है थर्ड, साधनों का उचित प्रयोग। आप जानते हैं कि हर देश में जो साधन है उनका पूरी तरह से प्रयोग नहीं हो रहा। जब विदेशी कंपनी देश के अंदर आती है, जैसे मान लीजिए अपने ही बहुत से लोग, ज्यादातर लोग जो है बेरोजगार है, अगर विदेशी कंपनियां स्थापित होंगी तो हमारे जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं उनको रोजगार मिलेगा। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों की स्थापना से देश में बेकार पड़े हुए मानवीय, यानी मानवीय मतलब श्रमिक और भौतिक और बहुत से साधन भी ऐसे हैं जिनको तकनीक के अभाव में हम उन पर रिसर्च नहीं कर पा रहे हैं। तो मल्टीनेशनल कंपनीज आएंगी तो नई तकनीक लाएंगी तो बहुत से जो साधन हैं उनका वो प्रयोग कर पाते हैं। तकनीकी रूप से विकसित होने के कारण कंपनियां बेकार पड़े साधनों का अच्छा उपयोग कर लेती हैं और इससे देश की आय में वृद्धि होती है। चौथा है तकनीकी विकास। बहुराष्ट्रीय कंपनियों की स्थापना से एक देश में हुए तकनीकी विकास का लाभ अन्य देशों में भी पहुंचता है। मान लीजिए अमेरिका की कोई कंपनी है, वो टेक्निकल रूप से डेवलप्ड है, तकनीकी रूप से डेवलप्ड है, नई तकनीक वो जानती है। अगर वो देश के अंदर आएगी तो हमारे लोगों को भी उस तकनीक से काम करने का मौका मिलेगा और धीरे धीरे उस तकनीक को वो भी सीख जाएंगे। इससे वे देश की तकनीकी रूप से विकसित होने लगते हैं। स्थानीय एकाधिकार की समाप्ति। जैसा कि हमने बताया, एकाधिकार का मतलब है जब किसी वस्तु को बनाने वाला या बेचने वाला केवल एक ही उत्पादक हो। अगर विदेशी कंपनियां आएंगी तो उस जो अकेला उत्पादक है उसको कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा और वो अपनी मनचाही कीमतों पर उत्पाद को नहीं बेच पाएगा, अर्थात उपभोक्ताओं का शोषण नहीं कर पाएगा। कुछ उत्पाद ऐसे हो सकते हैं जो कुछ ही गिनी चुनी कंपनियों द्वारा निर्मित किए जाते हैं। ऐसी स्थिति में उन कंपनियों का उन विशेष उत्पादों के बाजार पर एकाधिकार हो जाता है। जैसे आज से काफी टाइम से पहले 10-15 साल पहले
मोबाइल की केवल एक कंपनी हुआ करती थी, और उस समय कॉल रेट जो थे लगभग 5 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए थे। यानी एक कॉल अगर आप करते हैं तो 4 रुपए आपको खर्च करने पड़ते थे। लेकिन धीरे धीरे जब मल्टीनेशनल मोबाइल कंपनियां देश में आई तो कंपटीशन बढ़ा। इससे जो कंपनी पहले 5 रुपए 4 रुपए ले रही थी, उन्हें भी अपने रेट विदेशी कंपनियों की तुलना में कम करने पड़े। इसका फायदा सीधा सीधा ग्राहक को होता है। एक अधिकार का लाभ उठाते हुए वे उपभोक्ताओं से ऊंची दर से माल बेचती थी और उनका शोषण करती हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आने से प्रतियोगिता में वृद्धि होती है। इससे स्थानीय यानी हमारे देश के जो कंपनियां हैं को या तो उत्पादन के मूल्य में कमी करनी पड़ती है या क्वालिटी में सुधार करना पड़ता है, अथवा वे बाजार से बाहर हो जाती हैं। अगर वो ऐसा नहीं करेंगी तो कंपटीशन से उनको बाहर होना पड़ेगा। प्रबंधकीय विकास, बहुराष्ट्रीय कंपनियां नवीनतम प्रबंधकीय तकनीक पद्धतियों की जानकारी रखने वाले लोगों को ही प्रबंध के रूप में नियुक्त करती हैं। यानी जो मल्टीनेशनल कंपनी है वो ऐसे लोगों को ही अपने यहाँ मैनेजर्स के रूप में अपॉइंट करती हैं जो टेक्निकल रूप से एफिशिएंट हैं, कुशल हैं, योग्य हैं। इन कंपनियों में रोजगार पाने के इच्छुक स्थानीय लोग प्रबंध के क्षेत्र में अनेक अनुसंधान करते हैं, और जब लोगों को पता चलता है तो वो लोग नई नई चीजें सीखते हैं और उसके बाद इनमें प्रवेश करना चाहते हैं। इससे पेशेवर प्रबंधकीय संस्कृति का विकास होता है। इससे प्रोफेशनल जो मैनेजमेंट कल्चर है देश में वो डेवलप होती है। इसके बाद है 7, निर्यात में वृद्धि। बहुराष्ट्रीय कंपनियों की सफलता से प्रभावित होकर अनेक जो हमारे देश के जो उद्योगपति हैं और उत्पादक हैं वो भी बड़ी बड़ी कंपनियों की स्थापना करते हैं। इससे देश के निर्यातों में भी वृद्धि होती है। इसके बाद है बहुराष्ट्रीय कंपनियों की कुछ हानियां हैं बेटा। तो क्या हानियां हैं? पहले घरेलू उद्योगों को खतरा। देखिए, बहुराष्ट्रीय कंपनियों की जो संपदा या संपत्ति है बहुत विशाल होती है, और जब भी ये आती हैं तो एक बड़े लेवल पर काम करती हैं, और इससे जो हमारे घरेलू देश के जो छोटे मोटे उद्योगपति होते हैं या उत्पादक होते हैं, ठीक है, वो उनके सामने कंपटीशन में नहीं ठहर पाते और उन्हें बाजार से हटना पड़ता है। तो घरेलू उद्योगों को इससे खतरा उत्पन्न हो जाता है। सेकंड है लाभों की गृह देश में वापसी। ये जो विदेशी कंपनियां आती हैं ये जितना भी लाभ कमाती हैं ये यहाँ से अपने देश को भेज देती हैं। इससे देश को नुकसान ये होता है कि फॉरेन करेंसी जो हमारी है वो देश से बाहर चली जाती है और हमारे फॉरेन करेंसी जो रिजर्व हैं वो घट जाते हैं, यानी कम हो जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्थानीय राजनीति में हस्तक्षेप। बहुराष्ट्रीय जो कंपनी है वो विशालकाय यानी बहुत बड़ी स्थिति में होने के कारण अल्प विकसित देश जैसे भारत जैसे देश पर अपना प्रभुत्व आसानी से बना लेती हैं, अपना अधिकार आसानी से बना लेती हैं। शुरू में ये कंपनियां क्या करती हैं कि आने के टाइम पर ये धीरे धीरे सरकार की हेल्प करने लगती हैं, और हेल्प के बहाने फिर धीरे धीरे इनका उस देश की राजनीति में भी हस्तक्षेप होने लगता है, और फिर सरकार को कई बार ये मजबूर कर देती हैं कि सरकार उनके अनुसार चले। प्राकृतिक साधनों का शोषण। बहुराष्ट्रीय कंपनियां मेजबान यानी जिस देश में आ रही हैं उपलब्ध प्राकृतिक साधनों का बड़ी लापरवाही से प्रयोग करती हैं, यानी उनको एक्सप्लॉइट करती हैं। इस प्रकार देश के अमूल्य प्राकृतिक संसाधनों का अनुचित प्रयोग करने से देश के संसाधनों की हानि होती है। गरीब लोगों को इनसे कोई लाभ नहीं है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो हैं वो हाई फाई लेवल की होती हैं, ऊंचे स्तर की होती हैं, और ये ज्यादातर ऐसे उत्पादों को बनाती है जो अमीरों के प्रयोग में लाया जाए। गरीबों के प्रयोग की वस्तुएं ये कम बनाती हैं, जिससे गरीबों को इनसे कोई लाभ नहीं होता है। निष्कर्ष रूप में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आने से मेजबान देश यानी जिस देश में आती हैं उनको होने वाले लाभ और हानियों का अध्ययन करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अल्पविकसित और विकासशील भारत जैसे देशों में को इनकी स्थापना से लाभ तो हो सकता है, लेकिन इन्हें जो है कुछ प्रतिबंधों के अधीन ही जो है स्थापित करने की अनुमति दी जानी चाहिए। इस संबंध में कुछ सुझाव दिए हैं कि सबसे पहले इनके सामने कंडीशन रख देनी चाहिए कि जो भी ये लाभ कमाएंगे उसे अपने देश नहीं ले जाएंगे, सभी लाभों को अपने देश वापस नहीं ले जाएंगे, बल्कि इन कंपनियों द्वारा अर्जित लाभों में से कुछ भाग उस देश में खर्च करना होगा या विनियोग करना होगा जिस देश में स्थापित की गई है।
दूसरा, स्थानीय राजनीति में हस्तक्षेप पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए कि भाई राजनीति में पॉलिटिकली ये कोई भी डिस्टरबेंस नहीं करेंगे। तीसरा, प्राकृतिक साधनों को जिनको ये प्रयोग कर रहे हैं उनका प्रयोग तो करेंगे लेकिन उचित प्रयोग करें, उनका ज़्यादा मात्रा में एक्सप्लॉइट ना करें, और गरीब लोगों के उपभोग की वस्तुएं भी ये बनाएं, ये कंडीशन उनके सामने रख देनी चाहिए। ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं कुछ जो भारत की हैं लेकिन विदेशों में काम करती हैं, जैसे फार्मा के क्षेत्र में रैनबैक्सी, डॉक्टर रेड्डी और आयुर्विंदो फार्मा। इन्फोटेक के मामले में इन्फोसिस, विप्रो और आई फ्लैक्स। ऑटो के मामले में टाटा मोटर, भारत फोर्ज और सुंदरम फैशनर। मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में स्टरलाइट, हिंडाल्को और एसएल प्रोपैक, एशियन पेंट, मोजर बियर और एनर्जी के क्षेत्र में ओएनजीसी। ये वो कंपनियां हैं जो हमारे देश की हैं लेकिन विदेशों में काम करती हैं। इसके बाद बेटा बात आती है कुछ विदेशी कंपनियां हैं जो अन्य विश्व के अन्य देशों में भी काम करती है, जैसे ब्रुक बॉन्ड है, कैडबरी है, जीईसी है, लिप्टन हो गई, हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड हो गई। ये सारी यूके की कंपनियां हैं, यानी इनका हेड ऑफिस यूके में है। कोका कोला, फोर्ड मोटर, जनरल इलेक्ट्रिक और जनरल मोटर और जिलेट, पेप्सी, पॉन्ड्स और प्रोटेक्टर एंड गैम्बल ये और यूनियन कार्बाइड ये यूएसए की कंपनी है। टोयोटा मोटर, सोनी, सुजुकी जापान की हैं और डाइमलर बेंज, फिएट और सैमसंग यानी ये जापान, जर्मनी, इटली और साउथ कोरिया की कंपनी है। अर्थात इनका हेड ऑफिस इन देशों में लेकिन ये विश्व के अन्य देशों में काम करती है। नेक्स्ट टॉपिक है संयुक्त साहस। संयुक्त साहस का मतलब जैसा नाम से पता चलता है मिलकर के काम करना। संयुक्त साहस जब का मतलब होता है जब दो या दो से अधिक उपक्रम, जब दो उपक्रम व्यावसायिक उपक्रम सामूहिक उद्देश्य और आपसी लाभ के लिए इकट्ठे होते हैं तो संयुक्त साहस का जन्म होता है। ये जो दो उपक्रम हैं, उपक्रम का मतलब यहाँ संस्थान, निजी हो सकते हैं, दोनों सरकारी हो सकते हैं, निजी और सरकारी हो सकते हैं और विदेशी कंपनी भी हो सकते हैं। लेकिन इंटरनेशनल ट्रेड हम पढ़ रहे हैं, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन पढ़ रहे हैं, तो उस संदर्भ में, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में संयुक्त साहस का अभिप्राय ऐसे उपक्रम की स्थापना से है जिसमें एक उद्यम तो घरेलू हो और दूसरा विदेशी हो, यानी एक कंपनी घरेलू और एक विदेशी, दोनों मिलकर जब काम करती है और दोनों स्वामित्व और प्रबंध में भागीदार होते हैं यानी हिस्सेदार होते हैं। इसके अंतर्गत आयातक देश की कंपनी के साथ मिलकर व्यवसाय किया जाता है, यानी जिससे हम आयात कर रहे हैं उसके साथ मिलकर बिजनेस करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय के इस माध्यम को अपनाए जाने के कारण निम्न है, यानी इस बिजनेस को संयुक्त साहस जो ज्वाइंट वेंचर है इसको क्यों अपनाया जाता है, इसके कुछ कारण है। पहला है जब एक कंपनी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवसाय करना चाहती है, मान लो विदेश की कंपनी, अमेरिका की कंपनी भारत जैसे देशों में बिजनेस करना चाहती है लेकिन उसके पास पूंजी या मानव शक्ति कम है। अमेरिका के पास पैसा तो काफी है लेकिन लेबर जो है उसके पास कम है, तो ऐसी स्थिति में वो भारत की किसी कंपनी से मिलकर बिजनेस कर सकती है। दूसरा, जब कंपनी महसूस करे कि आयातक देश के स्थानीय साझेदार के साथ व्यवसाय करना लाभकारी होगा। तीसरा, जब कंपनी आयातक देश के, आयात करने वाले देश के स्थानीय साझेदार की वितरण व्यवस्था का लाभ उठाने की इच्छुक हो, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे देश की अगर कोई कंपनी है तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो सिस्टम है, मार्केटिंग सिस्टम है, अगर वो अच्छा है तो विदेशी कंपनी हमारे देश के किसी भी बिजनेसमैन के साथ काम करने की इच्छुक जरूर होगी। संक्षेप में, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के इस माध्यम के रूप में संयुक्त साहस से व्यवसाय का विस्तार संभव है, यानी एक विदेशी कंपनी भी विस्तार कर सकती है तथा विदेशी बाजारों तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। दूसरी ओर इससे दूरस्थ यानी दूर के जो स्थान हैं उन पर स्थित होने के कारण उत्पादन और विपणन क्रियाओं में स्वतंत्रता व पर्याप्त नियंत्रण प्राप्त न होने से हानि भी हो सकती है। अब इसके कुछ लाभ हैं और वो लाभ क्या हैं। पहला लाभ है संयुक्त साहस का विदेशी बाजार में आसानी से प्रवेश। जिन कंपनियों के पास पूंजी और मानव शक्ति की कमी होती है लेकिन वे विदेशी बाजार में प्रवेश करना चाहती हैं, वे संयुक्त साहस द्वारा ऐसा कर सकती हैं। संयुक्त साहस में विदेशी साझेदार पूंजी और मानव शक्ति दोनों उपलब्ध करके ऐसा संभव कर देता है। जोखिम में न्यूनता, विदेशी बाजार व्यवस्था की जानकारी न होने से उत्पन्न जोखिम को संयुक्त साहस द्वारा कम किया जा सकता है।
मतलब अमेरिका की कोई कंपनी यहाँ रोजगार करना चाहती है तो आप जानते हैं कि जितना अच्छा हमारा यहाँ का उत्पादक भारत की जानकारी रख सकता है, विदेशी नहीं रख सकता। अगर वो हमारे व्यापारी से मिलकर काम करना करती है तो यहाँ की जानकारी से संबंधित जो सूचनाएं हैं, ठीक है, वो उसे आसानी से प्राप्त हो सकती है। मार्केट से संबंधित जोखिम में न्यूनता, विदेशी बाजार व्यवस्था की जानकारी ना होने से उत्पन्न जोखिम को संयुक्त साहस द्वारा कम किया जा सकता है। स्थानीय भागीदार को वहां के बाजार की पूरी जानकारी होती है। इसी प्रकार विदेशी सरकार की नीतियों से उत्पन्न जोखिमों को भी समय रहते कम किया जा सकता है। दूसरा, हमारे व्यापारी को भारत के जो कानून है उसके बारे में अच्छे से जानकारी होगी, तो विदेशी कंपनी हमारे व्यापारी के साथ मिलकर के अगर बिजनेस करेगी तो यहाँ की कानूनी जो झंझट हैं उनसे भी आसानी से छुटकारा पा सकती है। तकनीकी लाभ, विदेशी कंपनी से साझेदारी करके भारतीय कंपनी एडवांस और नवीनतम तकनीक का लाभ उठा सकती है। हमारे देश की कंपनी भी उसका फायदा उठा सकती है। प्रतियोगी ताकत, जब दो कंपनियां मिलकर व्यवसाय करती हैं तो निश्चित रूप से उनमें प्रतियोगिता का सामना करने की ताकत बढ़ जाएगी। आप समझते हैं 1 और 1 11 हो जाते हैं। और लास्ट है लागतों में कमी, जब दो कंपनियां मिलकर व्यवसाय करती है तो बड़े पैमाने पर यानी वाइड लेवल पर व्यवसाय आसान हो जाता है और संभव हो जाता है। उन्हें बड़े पैमाने के उत्पादन की बचतें होती है, यानी बड़े स्तर पर वो व्यवसाय कर सकती है जिससे कच्चा माल सस्ता आएगा, पक्का माल जो है आसानी से बिकेगा, परिणामतः उत्पादन लागत में कमी आती है। तो बेटा ये चैप्टर आपका 11th चैप्टर था, ये यहाँ खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। थैंक यू।